हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश का जो 100 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसमें से एक सेक्शन है पोइट्री का, जिस पोइट्री में से टोटल 10 पोएम्स है और उस 10 पोएम्स में से जो तकरीबन हमने 100 ऑब्जेक्टिव जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव होते हैं, जो हो सकते हैं और जो आपके एग्जाम में पूछने की एकदम प्रबल संभावना है, उस 100 ऑब्जेक्टिव का हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। ये ऑब्जेक्टिव हम लोग जो एक चुनिंदा ऑब्जेक्टिव है जो पूरी किताब में से हम लोगों ने छांट करके इसको तैयार किया है, ताकि आपको एग्ज़ाम में ये आप सहायता दिला सके और इसमें से नंबर आने की एकदम बिल्कुल संभावना है, क्योंकि इसमें से ही आपको कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव देखने को मिल सकते हैं। तो निश्चित रूप से इसका आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। इस वीडियो के आप लोग लास्ट तक देखेंगे और वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद अगर वीडियो अच्छा लगे तो आपसे बस रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि बस वही आपसे एक अपेक्षा है और बाकी आप लोग उसको पढ़िए, उसका लाभ उठाइए, यही मेरी इच्छा है। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन को, कि एक एक क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन का क्या आंसर हो सकता है, क्या बात है, क्या कंडीशन है और किस तरह से है। टोटल 100 क्वेश्चन को हमने इस वीडियो में कवर किया है और उसको आप लोग देखिए। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि 100 क्वेश्चन को हम लोगों को डिस्कस करना है और उस पूरे 100 क्वेश्चन में से निश्चित रूप से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं वन बाय वन। पहला क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं आपके स्क्रीन पर, ये है पहला क्वेश्चन जो है, ये आपके स्क्रीन पर यह है कि डैश हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज ए मेटाफिजिकल पोएट। किसे जो है इनमें से एक मेटाफिजिकल पोएट कहा गया है? तो निश्चित रूप से इसका आंसर होगा जॉन डॉन। जॉन डॉन को, जो कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के राइटर हैं, पोएट हैं, और उन्हें ही मेटाफिजिकल पोएट कहा गया है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, द पोएट जॉन डॉन इज बेटर दैन द, कह रहा है कि इस कविता में, इस पोएम में, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में जॉन डॉन को किससे बेटर बताया गया है? तो वो सन से यहाँ पर कंपैरिजन हो रही थी और यहाँ पर आंसर हो जाएगा सन। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है 3 नंबर का, वो देखिए क्या है, जॉन डॉन हैड सीन द सन सेटिंग डैश नाइट। किस नाइट की बात हो रही थी? तो ये हो जाएगा यस्टर नाइट की। किस नाइट की बात हो रही थी? यस्टर नाइट की बात हो रही थी और हम लोग उसमें देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, जॉन डॉन वाज बॉर्न इन। जॉन डॉन का जो जन्म था वो कहाँ हुआ था? तो ये इनका जन्म जो था वो लंदन में हुआ था। जॉन डॉन का जन्म कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। उसके बाद, जॉन डॉन वाज फोर्स टू लीव डैश विदाउट ए डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। जॉन डॉन को क्या चीज छोड़ना पड़ा था बिना किसी डिग्री के, क्यों? उसके धर्म के चलते। तो वो उन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जब वो पढ़ाई कर रहे थे तो धर्म के चक्कर में, क्योंकि वो क्रिश्चियन थे और वहाँ पर उस तरह का व्यवस्था नहीं था और काफ़ी वहाँ पर उस समय में ये जो प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक के बीच में जो एक स्थिति थी वो तनावपूर्ण थी, उसी का चर्चा वहां पर किया गया है। अगला क्वेश्चन आप देखिए, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है डॉन वाज, यहाँ पर मिस्टेक मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर डॉन होगा, आप लोग उसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। डॉन वाज ब्रीफली सेंट टू प्रिजन फॉर डैश हिज पैट्रॉन्स नीस। जॉन डॉन को क्यों जो है, यहाँ पर इसको आप लोग डॉन समझ लीजिएगा। डॉन वाज ब्रीफली सेंट टू प्रिजन, उसे जेल भेज दिया गया था, क्यों? अपने पेट्रोन्स नीस से क्या किया था उन्होंने? तो सेक्रेटली मैरी कर लिया था, यानी शादी कर लिया था, सीक्रेट तरीके से शादी कर लिया था अपने नीस से। उसके बाद क्वेश्चन आ रहा है, ही इंटर्ड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एट एज। वह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है वह कितने साल की उम्र में इंटर किए थे? तो वो हो जाएगा 14 साल की उम्र में, 14 ईयर्स ओल्ड में। उसके बाद है हिज फर्स्ट बुक्स ऑफ पोएम्स। उनका जो पहला किताब था पोएम का, वो किताब वेयर हाईली प्राइज एमंग ए स्मॉल ग्रुप ऑफ एडमायर्स। उसे क्या कहा गया है? तो वो जो था वो सेटायर्स था, सॉन्ग्स था और सोनेट्स था। इस किताब से ये, इसके द्वारा ये चर्चित हुए थे। उसके बाद 9 में देख लीजिए क्या है, ही मैरिड डैश ओल्ड एन मोर द नीस ऑफ सर एगर्टन। यह जो शादी किए थे एन से, उस समय उसकी उम्र कितनी थी?
तो ये 16 ईयर्स ओल्ड थी, 16 वर्ष की थी। उसके बाद इस कविता में बताया गया है मैन्स पावर इज, आदमी का जो पावर होता है वो क्या हो जाता है, तो वेरी फीबल बताया गया है, कमजोर हो जाता है। इस पोएम के मुताबिक ये क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या है, जॉन डॉन वाज द पायनियर ऑफ ए न्यू काइंड ऑफ लिरिकल एंड सट्रिकल वर्स कॉल्ड, कहता जॉन डॉन ने जो नया तरीका के एक कवितात्मक शैली का इजाद किया था, लिरिकल या फिर सट्रिकल शैली का जो इजाद किया था, उसे क्या कहा जाता है, तो मेटाफिजिकल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेटाफिजिकल। आप लोग पहले पढ़े भी कि मेटाफिजिकल पोएट थे ये। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है हु इज नोन एज पीपल्स पोएट, किसे जो है वो पीपल्स पोएट के रूप में जाना जाता है, तो पीपल्स पोएट के रूप में वॉल्ट व्हिटमैन को जाना जाता है। किसे जाना जाता है, वॉल्ट व्हिटमैन को। अगला क्वेश्चन है वॉल्ट व्हिटमैन वाज ए डैश, वॉल्ट व्हिटमैन शुरू में क्या थे, तो एक कारपेंटर का काम करते थे। क्या करते थे, कारपेंटर का काम करते थे। उसके बाद देखिए क्या है, और एक क्वेश्चन यहाँ से और बन जाता है कि वो जब कारपेंटर का काम कर रहे थे उस समय उनकी उम्र मात्र 12 साल की थी, याद रखिएगा, 12 ईयर्स ओल्ड थे उस समय में मात्र वो। वॉल्ट व्हिटमैन वाज वॉलंटियर नर्स ड्यूरिंग द, कहता वॉल्ट व्हिटमैन जो थे वो वॉलंटियर का काम, एक सेवक का काम कर रहे थे, किस युद्ध के दौरान, किस तरह का युद्ध हो रहा था उस समय में, तो सिविल वॉर इसका आंसर हो जाएगा। सिविल वॉर के दौरान वो एक जो स्वयंसेवक होता है उसके रूप में काम कर रहे थे। आगे है लिव्स ऑफ ग्रास इज रिटन बाय, लिव्स ऑफ ग्रास का जो राइटर है वो कौन है, तो वो हो जाएगा वॉल्ट व्हिटमैन। ये बेचारे दो ही किताब का प्रकाशन कर पाए थे, दो ही किताब इनके द्वारा छापी गई थी। वो किताब था, एक था लिव्स ऑफ ग्रास और एक था ड्रम टैप्स। तो अगला क्वेश्चन भी वही है, ड्रम टैप्स के लेखक कौन थे, तो वॉल्ट व्हिटमैन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 17 में देखिए, वॉल्ट व्हिटमैन इज डैश ईयर्स ओल्ड, वॉल्ट व्हिटमैन जो थे कितने साल के थे, तो इसका आंसर हो जाएगा 37 ईयर्स, 37 साल के ये थे जब उन्होंने ये कविता लिखी थी। उसके बाद है द वर्ड स्कूल, वर्ड जो स्कूल नामक जो वर्ड का यूज किया गया है कविता में, वो किस वर्ड के लिए यूज हुआ है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में जो चैप्टर में जो वर्ड स्कूल का यूज किया गया है वो किसके लिए यूज हुआ है, तो ये हुआ है सिस्टम ऑफ थाउट के लिए। किसके लिए हुआ है, सिस्टम ऑफ थाउट, जहां पर हम कुछ विचारों को जा करके सीखते हैं, उन चीजों का चर्चा उसमें किया गया है। अगला वर्ड, अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर का, 19 नंबर क्वेश्चन है एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम इज टेकन फ्रॉम द पोएम, कहता हम जो चीज सोच रहे हैं वह आप भी सोच रहे होंगे। ये वर्ड जो, ये लाइन जो है, सेंटेंस जो है, ये किस चैप्टर से लिया गया है, तो ये हो जाएगा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जहां पर राइटर का कहना है कि जैसा हम हैं वैसा ही आप भी होंगे, जैसा हम सोचते हैं वैसा आप भी सोचते होंगे, जैसा मेरा खून पसीना पानी का सिस्टम है वैसा आपका होगा, जैसा मेरा बॉडी का बनावट है वैसा आपका होगा। इसी चैप्टर से ये लिया हुआ है। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या है, द पोएट ऑब्जर्व इन समर, पोएट जो है समर में क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो स्पाइक ऑफ ग्रास हो जाएगा, घास का जो ऊपरी हिस्सा होता है उसको कभी इसमें ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 21 का, W.H. ऑर्डन वॉन पुलित्जर प्राइज फॉर, W.H. ऑर्डन जो थे वो पुलित्जर प्राइज किसके लिए जीते थे, तो एक बुक उन्होंने लिखा था द एज ऑफ एंजाइटी, ठीक है, एज ऑफ एंजाइटी के लिए उन्हें यह पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है आपका इसमें W.H. ऑर्डन, ये तो हो गया। 22 नंबर का क्वेश्चन है ऑर्डन्स वर्क इज डिवाइडेड इनटू डैश फेजेस, कहता है कि ऑर्डन का जो किताब था, वर्ड्स जो किताब सब लिखे थे उनको कितने फेज में बांटा गया है, तो 2 फेज में बांटा गया है। वो कुछ किताब जो थे वो अमेरिकन फेज में लिखे हैं और कुछ किताबों को उन्होंने ब्रिटिश फेज में लिखा है। तो यहाँ देखते हैं हम लोग किस फेज में कौन सा किताब सब है, तो उसको देखते हैं हम लोग थोड़ा। पहला है लुक स्ट्रेंजर स्पेन अनदर टाइम बाय ऑर्डन इज डैश फेज, कहता है ये जो किताब सब लिखा गया है लुक स्ट्रेंजर, उसके बाद स्पेन अनदर टाइम, ये ऑर्डन का किस फेज का किताब है, ये आपका ब्रिटिश फेज का किताब है। किस फेज का है, ब्रिटिश फेज का। उसके बाद देखिए द एज ऑफ एंजाइटी फॉर द टाइम बीइंग द शील्ड ऑफ एक्िल्स बाय ऑर्डन इज, ये जो है उनका अमेरिकन फेज का किताब है। ये सब किताब जो अभी हमने बोला है ये अमेरिकन फेज का लिखा हुआ किताब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 25 का क्या है। 25 का जो क्वेश्चन है वो है
नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट इज, नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट क्या है? एक लिरिक है। क्या है? एक लिरिक है। उसके बाद कह रहा है डैश पर्सन आर ट्रेवलर्स, किस पर्सन को ट्रेवलर्स कहा गया है? तो यहाँ पर हो जाएगा यंग पर्सन को। किसको कहा गया है? यंग पर्सन को ट्रेवलर्स कहा गया है। जो आदमी यहाँ पर आते हैं, जन्म लेते हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर बूढ़े होकर के मर जाते हैं। अगला देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका 27 नंबर का। 27 का जो क्वेश्चन है वो है आपका देयर सेड देयर लिव्स इन, यहाँ पर देयर नहीं होगा, थ्री नहीं होगा, ट्री होगा, मिस कर गया है। यहाँ पर याद रखिएगा ट्री होगा। ट्री सेड देयर लिव्स इन, ट्री अपना पत्ता जो है कब खो देता है? तो वो हो जाएगा ऑटम। क्या हो जाएगा? ऑटम में। उसके बाद देखिए द ट्रैवलर्स आर वी डैश बिंग्स, हम लोगों में से किसको ट्रैवलर्स कहा गया है? एंजल को कि ह्यूमन को कि अर्बन को? यहाँ पर ह्यूमन बिंग्स होता है। आदमी को ट्रैवलर्स कहा गया है जो कि मृत्यु की तरफ, मूविंग टुवर्ड्स आवर डेथ, जो कि हम लोगों को मृत्यु की तरफ एक दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है। अगला क्वेश्चन 29 का देखिए द डैश ऑफ डेथ आर द विस्परिंग नाइबर्स, कहता किसको जो है विस्परिंग नाइबर्स इसमें से कहा गया है? फ्रेंड्स को कि गॉड को या फिर मैसेंजर्स को? तो क्या होता है? मैसेंजर्स ऑफ गॉड होता है। क्या होता है? मैसेंजर्स ऑफ गॉड, यानी मृत्यु का जो दूत है, जो मौत के बारे में हम लोगों को बताता है, उसे ये चीज कहा गया है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए द डैश हैज बिकम डम्ब टू सी द लीफलेस ट्री, पत्ता विहीन जो पौधा सब था, जब सारा पत्ता पेड़ का झड़ जाता है, इस समय में किसको डम्ब कहा गया? किसको गूंगा का कहा गया है? तो वो हो जाता है नाइटिंगेल का। चर्चा बुक में किया गया है कि नाइटिंगेल को उसमें से डम्ब कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 31 नंबर डैश फ्रीजेज द एक्टिव हैंड्स, क्या आदमी को एक एक्टिव हैंड्स को फ्रीज कर देता है, जमा देता है? वो हो जाएगा डेथ। डेथ जो है आदमी के एक्टिव हैंड को भी जमा देता है, वो किसी भी काम को करने के लायक आदमी को नहीं रहने देता, उसके बाद आदमी बिल्कुल बर्बाद हो जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ट्रेवलर्स विल बी ब्लेस्ड विथ द, ट्रेवलर्स किसके द्वारा ब्लेस्ड किया जाता है अंतिम स्थिति में? तो वो हो जाएगा व्हाइट वाटरफॉल के द्वारा उसको ब्लेस्ड किया जाता है। उसके बाद देखिए डैश रोलिंग ऑन प्रूफ्स दैट द गोज और डिस्पाइट मोर्टेलिटी, कहता किसके जलने चलते रहने से एक जीवन का क्रम निर्धारित होता है? तो वो हो जाएगा द प्राम्स। इसमें ये मतलब एक गाड़ी के पहिए की तरह बताया गया है कि जीवन एक चलता रहता है, जीवन खत्म हो जाता है कभी न कभी जा करके, यही चीज़ों को इसमें दिखाने का कोशिश किया गया है। अगला चैप्टर, अगला क्वेश्चन है 34 नंबर। देखिए क्या है। जॉन किट्स इज डैश, जॉन किट्स क्या है? एक रोमांटिक पोएट के रूप में उन्हें माना गया है। जॉन किट्स को क्या माना गया है? एक रोमांटिक पोएट माना गया है। उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन देखिए वर्जिल एनीड वाज ट्रांसलेटेड बाय, सबसे पहला उनका काम यही था कि उन्होंने वर्जिल एनीड नामक किताब को ट्रांसलेट किया था। और वो कौन किया था? तो ये हो जाएगा जॉन किट्स। जॉन किट्स ने वर्जिल एनीड्स नामक किताब को ट्रांसलेट किया था। उसके बाद हो जाएगा इंडेमियन वाज रिटन बाय, इंडेमियन किसने लिखा है? इसका भी आंसर हो जाएगा जॉन किट्स, जॉन किट्स ने इन्हें लिखा है। उसके बाद लैमिया एंड हिपेरियन इज रिटेन बाय, लैमिया और हिपेरियन किसके द्वारा लिखा हुआ है? तो ये भी हो जाएगा जॉन किट्स। ठीक है, ये भी जॉन किट्स के द्वारा ही लिखा हुआ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जॉन किट्स वाज डाइड एट द एज ऑफ, जॉन किट्स का डेथ जो था वो कितना साल की उम्र में हुआ था? तो मात्र 26 ईयर्स ओल्ड थे जब इनकी डेथ हो गई थी और ये मर गए थे। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं ऑटम स्टार्ट्स विथ द डिपार्चर ऑफ द डैश सीजन, कहता ऑटम जो है किसके डिपार्चर के बाद स्टार्ट होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्प्रिंग सीजन। अगला देखिए क्या है ऑटम इज द क्लोज फ्रेंड ऑफ द मैचरिंग, कहता ऑटम को किसका एक क्लोज फ्रेंड बताया गया है? वो आंसर हो जाएगा सन। आंसर क्या हो जाएगा? सन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 41 का ऑड टू ऑटम इज ए पोएम ऑफ, ऑड टू ऑटम जो कविता है वो किस चीज के ऊपर लिखा हुआ है? तो वो एक नेचर के आधार पर के आधारित पोएम है, नेचर पर आधारित एक कविता है। उसके बाद है डैश ट्विटर इन द स्काई, कहता है कि ट्विटर जो स्काई में जो कुछ चमचम वो जो चहचहाते हैं, ट्वीटिंग करते हैं, ट्विटर कर रहे हैं, वो क्या है? तो वो हो जाएगा स्वेलोज, जो छोटा छोटा पक्षी सब होता है
उसको कहा गया है swallows, ये आकाश में चहचहाते हैं। विच इज द क्लोज बॉजम फ्रेंड ऑफ द मैचरिंग सन, किसको जो है मैचरिंग सन का एक क्लोज बॉजम फ्रेंड कहा गया है, बहुत ही घनिष्ठ मित्र कहा गया है, तो वो किसका एक जो कहा गया तो वो हो जाएगा ऑटम का। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अगला चैप्टर से, वाल्टर डी ला मेयर वाज बोर्न इन द विलेज ऑफ डैश इन केंट। वाल्टर डी ला मेयर का जन्म जो था वो कहाँ पर हुआ था, किस गांव में हुआ था, केंट इंग्लैंड में, तो वो आंसर हो जाएगा ए नंबर, कार्ल्टन में इसका जन्म हुआ था। पीकॉक पाई इज रिटन बाय, पीकॉक पाई कौन लिखे हैं, तो वो हो जाएगा वाल्टर डी ला मेयर लिखे हैं। द पोएट थिंक्स दैट, कवि को लगता है, डैश इज नॉट एवर लास्टिंग, कोई कौन सा चीज हमेशा रहने वाला नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ब्यूटी, हमेशा रहने वाली चीज ये नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, द पोएट फील्स दैट आफ्टर हिज डेथ नो बडी विल डैश हर, कवि को लगता है कि उनके मरने के बाद कोई उसको क्या नहीं करेगा, उस महिला को जिसको वो चाहता था, प्यार करते थे, तो वो रिमेंबर हो जाएगा, कोई भी आदमी उसको रिमेंबर नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन देखिए 48 नंबर का, द लेडी लाइज इन, लेडी कहाँ पड़ी हुई थी, तो वो हो जाएगा ग्रेव में पड़ी हुई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 49 से, हाउएवर रेयर ब्यूटी डैश, कहता है कि हाउ रेयर जो है ब्यूटी, रेयर है दुर्लभ है, ब्यूटी क्या हो जाती है, तो वो वैनिसेज हो जाती है, क्या हो जाती है, वैनिसेज, मतलब कि गायब हो जाती है, दुर्लभ हो जाती है। अगला 50 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, डैश इज एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम्ब इन द मेमोरी ऑफ द डेड, कहता है कोई मरे हुए व्यक्ति के याद में जो टॉम्ब सब पर कुछ लिख दिया जाता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको एन एपिटफ कहा जाता है। उसको एक एपिटफ का जो आपका चैप्टर है वाल्टर डिलामेर के द्वारा लिखा हुआ, इस चैप्टर में हम लोग बहुत सारा चीज़ देखे कि एक महिला के बारे में वो बता रहे हैं कि एक महिला रहती है वेस्ट कंट्री में, जो दुनिया की सबसे, उस एरिया की, उस वेस्ट कंट्री की सबसे सुंदर महिला उसे वो मानते हैं। वो सोच रहे हैं कि मरने के बाद इसको कौन आदमी याद रखेगा। चलिए 51 देखते हैं हम लोग क्या है। 51 नंबर क्वेश्चन में क्या आता है, हु वाज लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट, किसको जो है लाइफ ऑफ स्टेप एंड हर्ट कहा गया है, तो एक सुंदर से लेडी को, ए ब्यूटीफुल लेडी जिन्हें वो प्यार करते थे, उन्हें कहा गया है। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर, क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ऑनर्ड हिम विथ द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन, क्वीन एलिजाबेथ उन्हें जो है सम्मानित किए थे वाल्टर डे ला मेयर को ऑर्डर ऑफ मेरिट नामक पुरस्कार से, कब, तो ये हो जाएगा 1953 में सम्मानित किए थे। उसके बाद देखिए क्या है अगला क्वेश्चन 53 का, द स्पीकर ऑफ द पोएम द सोल्जर इज ए, कहता है जो सोल्जर नामक जो आपका चैप्टर है पोएम का, उसके राइटर जो है वो क्या हैं, तो वो खुद एक सोल्जर हैं, रूपर्ट ब्रूकी जो है वो खुद एक सोल्जर हैं, और बाद में उनकी डेथ हो जाती है युद्ध के दौरान ही। ए पोएम कंजिस्टिंग ऑफ डैश लाइन्स इज ए सोनेट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि कितने लाइन को के कविता को एक सोनेट कहा जाता है, तो वो हो जाएगा 14 लाइन की कविता को, 14 लाइन्स का जो कविता है पोएम होता है उसको सोनेट कहा जाता है। उसका दो भाग होता है, एक होता है ऑक्टेव और एक होता है सेस्टेट। ऊपर का जो 8 लाइन है जिसमें काउज वगैरह दिखता है, रीजन वगैरह दिखता है, वो ऑक्टेव कहलाता है, और बाद में उसका जो रिजल्ट होता है, जो लास्ट का 6 लाइन होता है, उसको सेस्टेट कहा जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद 55 में रूपर्ट ब्रूकी स्पीक्स इन द गाइज ऑफ एन डैश सोल्जर, वो अपने आप को किस सोल्जर ग्रुप में जान रहे हैं, अपने को पहचान दिला रहे हैं, तो वो हो जाएगा इंग्लिश सोल्जर के रूप में। उसके बाद देखिए रूपर्ट ब्रूकी वाज डिस्क्राइब्ड द हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड बाय हुम, कहता है रूपर्ट ब्रूकी को कौन जो हैं वो उस समय के इंग्लैंड के सबसे हैंडसमेस्ट यंग मैन के रूप में पहचान दिलाए हैं, याद कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा W.B. इट्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, W.B. इट्स इनका आंसर हो जाएगा इसका। रूपर्ट ब्रूकी वाज डैश पोएट, रूपर्ट ब्रूकी कौन कवि थे, तो वो एक युद्ध वाले कवि थे, वार पोएट थे। द सोल्जर इज डैश, सोल्जर जो है वो क्या है, तो सोल्जर एक तरह का सोनेट है, 14 लाइन का कविता है, सोनेट है। उसके बाद देखिए क्या है कंडीशन, द पोएट इन द सोल्जर इज डिपिक्टिंग द माइजरीज ऑफ,
कहता है सोल्जर में कवि किस चीज़ के बारे में थोड़ा सा या किसके एकदम भयावहता को दिखा रहे हैं, मैजरीज को दिखा रहे हैं, तो वो हो जाएगा वॉर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? वॉर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आ गया है अगला चैप्टर से, मैकेविटी द मिस्ट्री कैट आप लोग पढ़े हैं, टी.एस. इलियट के द्वारा लिखा हुआ है, वहीं उन्हीं के बारे में ये अभी हम लोग देखेंगे क्या है। मैकेविटी द मिस्ट्री कैट हैज़ बीन टेक फ्रॉम, कहता है ये कहाँ से लिया हुआ है, हैज़ बीन टेकन होगा, यहाँ पर मिसप्रिंट है, हैज़ बीन टेकन फ्रॉम। इसका आंसर हो जाएगा, ये कविता जो है ना, ये पोएम जो है, ये उनके किताब टी.एस. इलियट की एक बुक था, ओल्ड पॉजम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स, उसमें से ये लिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, मैकेविटी का हम लोग देख लिए, तो उसके बाद अगला क्वेश्चन है, डैश इज ए मास्टर क्रिमिनल, कौन जो था वो एक मास्टर क्रिमिनल था, तो वो हो जाएगा मैकेविटी। सभी पता है, सभी को पता है। मैकेविटी इज द बैफलमेंट ऑफ, मैकेविटी किसके लिए एक उलझन बन गया था, कंफ्यूजन बन गया था, तो स्कॉट यार्ड हो जाएगा। वहाँ की जो पुलिस प्रशासन थी ना, उसके भी पकड़ में ये नहीं आ रहा था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, द पोएट कंपेयर्स मैकेविटी टू, पोएट जो है मैकेविटी का तुलना किससे कर रहा है? पोएट जो है मैकेविटी का तुलना जो है वो नेपोलियन से कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? तो नेपोलियन से कर रहे हैं। यहाँ इसका आंसर हो जाएगा नेपोलियन। उसके बाद देखिए क्या है, मैकेविटी इज कॉल्ड डैश, मैकेविटी को क्या कहा गया है? तो मैकेविटी को हिडन पॉ कहा गया। क्या कहा गया है? हिडन पॉ, यानी दबी पॉ, आने वाली दबी पॉ, ये आकर के और सारा जो क्रियाकलाप था वो कर जाती थी, कर जाता था। उसके बाद देखिए क्या है, मैकेविटी इज फुल ऑफ, मैकेविटी किसमें एकदम पूरा पारंगत था, क्या कर पाता था? तो वो हो जाएगा डिसाइडफुलनेस, ठग लेता था लोगों को, किसी भी तरह से पकड़ाता नहीं था। उसके बाद मैकेविटी इज, मैकेविटी किस तरह का था? तो टॉल एंड थिन, मतलब पूरा तेज तर्रार एकदम चुस्त दुरुस्त टाइप का बिल्ली था। उसके बाद मंगूजरी एंड ग्रेडल बोन आर आल्सो, मंगूजरी और ग्रेडल बोन भी क्या है? तो एक कैट्स है। उसके बाद मैकेविटी इज ए फाइंड इन डैश शेप, मैकेविटी फाइंड और क्या था? फेलाइन था, यानी एकदम बिल्कुल देखने से ही एकदम बिल्कुल दस्यु की तरह, राक्षस की तरह लगने वाला। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, मैकेविटी इज एन डैश, मैकेविटी एक क्या था? तो मैकेविटी क्या था? क्रिमिनल था। मैकेविटी इज एन क्रिमिनल्स, तो यहाँ पर प्लूरल दे दिया है, नहीं तो क्रिमिनल्स भी हो सकता था, लेकिन आउट लॉ भी था, नियम कानून को नहीं तोड़ता था। एन से यहाँ पर हम लोग को थोड़ा सा हिंट्स मिल रहा है आउट लॉ लगाने के लिए। चलिए अगला देखते हैं, हु गॉट कॉमनवेल्थ पोइट्री अवार्ड, किसे कॉमनवेल्थ पोइट्री अवार्ड मिला था? तो ये पुरस्कार के.की.एन. दारूवाला को मिला था, जो कि किसके राइटर हैं? तो फायर हेम के राइटर हैं। उसके बाद देखिए क्या है अगला क्वेश्चन, अंडर ओरियन, अंडर ओरियन इज रिटन बाय, अंडर ओरियन किसके द्वारा लिखा हुआ है? तो वो भी के.की.एन. दारूवाला के द्वारा लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स, क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स भी उन्हीं के द्वारा लिखा हुआ है, तो दारूवाला हो जाएगा। द पोएट सीज दैट द रेड हॉट, कबीर उस लाल लाल किसको देख रहे थे? तो एम्बर्स को देखे थे, लाल वाला जो एकदम पूरा आग वाला कंडीशन था, एम्बर्स कहा जाता उसको, जो आग का जो जला हुआ भाग बच जाता है, जो एकदम पूरा लाल दिखता है। उसके बाद देखिए, के.की.एन. दारूवाला बिलोंग टू डैश रिलीजन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, के.की.एन. दारूवाला किस रिलीजन से बिलोंग करते थे? तो वो हो जाएगा जोरोस्ट्रियन रिलीजन। क्या हो जाएगा? जोरोस्ट्रियन, जिसको हम लोग पारसी परिवार बोलते हैं। के.की.एन. दारूवाला इज द रिसिपेंट ऑफ डैश, के.की.एन. दारूवाला को कौन सा पुरस्कार इसमें से मिला था? मैन बुकर प्राइज की, नोबेल प्राइज, या फिर साहित्य अकादमी पुरस्कार? तो उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ये भारत का एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 25 क्वेश्चन हम लोग को और करना है, और आप लोग वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, बाकी स्टूडेंट तक भी ये पहुंच जाएगा और उसे भी इसका फायदा मिल जाएगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कमेंट करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्या है? द रेडनेस ऑफ द फायर अपीयर्स डैश टू द पोएट, रेडनेस जो था उस फायर का, वो कवि को कैसा लग रहा था? तो बिल्कुल क्रूएल लग रहा था, निर्दयी की तरह लग रहा था, कि जो उसमें पड़ेगा वो जल के राख हो जाएगा, खत्म हो जाएगा।
द बर्निंग घाट एरप्टेड फॉस्फेरेंस इज टेकन फ्रॉम, कहते ये लाइन जो है द बर्निंग घाट एरप्टेड फॉस्फेरेंस, ये किस चैप्टर से लिया हुआ है? तो ये आपका फायर हेमन से लिया हुआ है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, द पोएम द पोएम डिस्क्राइब्स द सीन ऑफ ए, कवि किसके दृश्य को दिखा रहा है? एक बर्निंग घाट को दिखा रहा है जहां पर डेड बॉडी को जलाया जाता है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टावर ऑफ साइलेंस इज रिलेटेड टू, टावर ऑफ साइलेंस किस धर्म से रिलेटेड चीज है? तो वो हो जाएगा पारसी धर्म से। पारसी धर्म में टावर ऑफ साइलेंस होता है जहां पर डेड बॉडी को जिस सिस्टम से क्रीमेट किया जाता है। उसके बाद 80 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग, द क्रीमेशन ऑफ द क्रीमेशन ऑफ डेड बॉडीज इन डैश आर समव्हाट डिफरेंट, कहता किस धर्म में डेड बॉडी को जो अंतिम लोग फ्यूनरल जो हम लोग करते हैं, अंतिम संस्कार जो करते हैं, वो किस धर्म में थोड़ा सा अलग है? तो वो हो जाएगा पारसी धर्म में। किस धर्म में हो जाएगा? पारसी धर्म में थोड़ा सा ये क्या है, अलग है। द पोएट वाज वियरिंग, अब ये स्नेक चैप्टर से आपका आ गया है। अगला क्वेश्चन है स्नेक से, कह रहा है कि कवि क्या पहना हुआ था? तो कवि जो है वो पैजामा में था। उसके बाद देखिए, ए स्नेक एपियर्स ऑन ए ट्रफ ऑफ द डैश टू सिप, सांप वहां पर किसके यहाँ आया था पानी पीने के लिए? तो वो हो जाएगा पोएट के यहाँ। उसके बाद देखिए क्या है, द स्नेक सिम्ड लाइक ए डैश इन एग्जाइल, स्नेक जो है कैसा महसूस हो रहा है कि एग्जाइल मतलब होता है वनवास में, जो घर से बाहर थोड़ा सा हो, तो वो किसके लिए किस तरह सा लग रहा था? तो किंग के तरह। अगला क्वेश्चन है, द पोएट कंपेयर्स द स्नेक टू ए डैश बर्ड एल्बाट्रॉस, कवि जो है वो सांप का तुलना किससे किया है? किस एक पक्षी से किया है? अल्बाट्रॉस से, जो कि कौन सा पक्षी होता है? तो वह एक सी वर्ड होता है, सी बर्ड एल्बाट्रॉस के रूप में इसका चर्चा इसमें किया गया है। अब है 85 नंबर क्वेश्चन, एटना इज इन, एटना कहाँ है? तो एटना जो है वो सिसिली में पड़ता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, डायरेक्ट लाइन उठा करके दिया हुआ है क्वेश्चन में, कह रहा है कि द स्नेक लुक्ड एट द पोएट, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इससे कोई काम नहीं है इसका, ये आपका कोई काम का नहीं है। अगला देखिए क्या कह रहा है, वह कवि को सांप जो था वो कैसे देख रहा था? तो वॉगली होकर के, वॉगली आप देखेंगे बुक में मिलेगा, वॉगली दिख रहा था। वॉगली मतलब होता है अस्पष्ट तरीके से। उसके बाद 87, ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग, वह पानी पी पी करके अपना थोड़ा सा हेड भी ऊपर करके देख रहा था, एज कैटल डू, जिस तरह से कोई मवेशी सब करता है। तो ये लाइन जो है वो कहाँ से लिया हुआ है? तो ये स्नेक चैप्टर से लिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, आजकल इस क्वेश्चन का ज़्यादा ट्रेंड है कि कोई लाइन किसी बुक का कोई चैप्टर का उठा के डाल दिया जाएगा और वो पूछा जाएगा कि किस चैप्टर से ये लिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द स्पीकर कंसिडर्ड हिमसेल्फ ए डैश कमर, कवि जो है अपने आप को किस कमर के रूप में, यानी कब गया था, पहला कि दूसरा कि तीसरा? तो आपको सेकंड कमर हो गया। क्या होगा? पहले सांप आया था इसलिए कवि वेट कर रहा था कि हमें बाद में पानी पीना है, क्योंकि पहले सांप आया है तो पहले सांप पिएगा, हम सेकंड कमर हैं। अगला क्वेश्चन, इफ यू वेयर नॉट अफ्रेड यू वुड किल हिम इज फ्रॉम, कहता है अगर तुम डरे हुए नहीं हो तो मार दो उसको, सांप को। ये कहाँ से लिया हुआ है? तो स्नेक से लिया हुआ है। अगला है क्वेश्चन आपका, चैप्टर आ गया अब अगला क्वेश्चन आपका आ गया है लास्ट चैप्टर ग्रैंड मदर हाउस से। तो वो देखिए क्या है, समर इन कोलकाता रिटन बाय, समर इन कोलकाता किसके द्वारा लिखा हुआ है? तो ये हो जाएगा कमला दास। अगला क्वेश्चन, साइरेंस इज रिटन बाय, साइरेंस किसके द्वारा लिखा हुआ है? ये भी हो जाएगा कमला दास। यस अल्लाह किसके द्वारा लिखा हुआ है? ये भी हो जाएगा कमला दास। ठीक है। उसके बाद कमला दास इज इन डैश पोएटिस, कवि कमला दास कहाँ की पोएटिस थी, कहाँ की कवित्री थी? तो ये हो जाएगा इंडियन पोएट्री थी, इंग्लिश और मलयालम भाषा की ये पोएट्री थी, पोएटिस थी। उसके बाद देखिए क्या है, कमला दास रिमेंबर्स द हैप्पी डे स्पेंट इन द स्वीट कंपनी ऑफ हर, किसके साथ वो अपना जीवन बिताने का जो एक दौर है उसको एक स्वीट कंपनी के रूप में, एक बहुत अच्छा याद के रूप में वो दिखा रही है यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा? ग्रैंड मदर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, द हाउस वेंट इनटू साइलेंस, घर में पूरा सन्नाटा छा गया था, घर पूरा सन्नाटा में था, ड्यू टू द डेथ ऑफ द, किसके मरने के कारण ऐसा हो गया था? तो वो उस महिला के मरने के बाद, जो उसकी ग्रैंड मदर थी, उसके मरने के बाद ऐसा हो गया था। अगला देखते हैं हम लोग,
द पोएटेस इन द ग्रैंडमदर हाउस बेग्स एट डैश डोर्स। ग्रैंडमदर हाउस में जो पोएटेस है वो क्या मांग रही है? दरवाजों पर। स्ट्रेंजर्स डोर्स हो जाएगा, यहाँ पर डायरेक्ट लाइन उठा के दिया हुआ है, स्ट्रेंजर्स डोर्स हो जाएगा। सी नोटिस्ड ए डैश बिहाइंड द डोर ऑफ द बेडरूम। वह अपने बेडरूम के बिहाइंड में जो दरवाजा था डोर पर, किसको नोटिस कर रही है? तो एक डॉग को नोटिस कर रही है, जो कि उसको पहचान नहीं पा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। कुछ क्वेश्चन फिर फर्स्ट चैप्टर से है। जॉन डॉन इज वेल नॉन फॉर हिज। जॉन डॉन किसके लिए जाने जाते थे? तो सॉन्ग्स एंड सोनेट्स भी था, सरमन्स भी था, सेटायर्स एंड एल्गीज भी था। इसका आंसर हो जाएगा ऑल्स। क्या हो जाएगा? ऑल्स हो जाएगा। 99 क्वेश्चन देखिए, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज एन डैश पोएम बाय कमला दास। यह किस तरह की कविता है कमला दास के द्वारा लिखा हुआ जो ग्रैंड मदर हाउस है? ये हो जाएगा ऑटोबायोग्राफिकल। क्या हो जाएगा? ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। उसके बाद स्नेक्स वेयर सीन एमंग डैश इन माई ग्रैंडमदर्स हाउस। कहाँ पर सांप जो है वो देखा जाता है ग्रैंडमदर हाउस चैप्टर में? कहाँ पर का चर्चा किया गया है? तो वो हो जाएगा बुक्स में। ठीक है, तो ये आपका 100 क्वेश्चन का रिवीजन हमने करा दिया कि जो 100 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आप एग्जाम के लिए तैयारी कर सकते, उसको एक बार दो बार आप लोग अगर देख लेंगे तो कोई दिक्कत होगा नहीं। और आप लोगों को निश्चित रूप से कुछ ना कुछ क्वेश्चन इसमें से जरूर देखने को मिलेंगे। तो आप बेहिचक इस वीडियो को दोबारा तिबारा जितना बार में समझ में आ जाए देखिए। अगर उसमें किसी तरह का कोई परेशानी है तो आप हमें पूछ सकते हैं। ठीक है, आप ये नंबर देख लीजिए, इस नंबर पर आप उस क्वेश्चन का डिस्कशन हमसे कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा, दूसरे को भी भेज दीजिएगा, शेयर तो जरूर कर दीजिएगा आप अपने ग्रुप्स में, अपने साथियों के बीच, ताकि बाकी लोगों को भी इसका फायदा हो जाएगा। आप लोग इस वीडियो को देखिए। अब अगले वीडियो में हम प्रोज का जो आपका 11ठो चैप्टर प्रोज है उसका वीडियो का डिस्कशन करा देंगे। उसमें भी 100 क्वेश्चन होगा और 100 क्वेश्चन का अगर आप डिस्कशन कर लेते हैं, इसका प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से आपका जो तैयारी है वो थोड़ा सा और बेहतर हो जाएगा। और कुछ ना कुछ आपको मैं प्रतिदिन इसमें भेजता रहूँगा, आप लोग उसको देखते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड नाइट।